जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 9th डे और आज भी हम देखेंगे पॉलिटी का 10 एमसीक्यू को। कितना? 10 एमसीक्यू को देखेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप लोग पहले का एमसीक्यू को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विच आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो डील्स करता है गवर्नर को अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो कौन सा आर्टिकल बताता है? ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन में क्या है? 153, 154, 155 या 156। तो कौन सा आर्टिकल है आप लोग बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 155 आर्टिकल 155 जो है वो बताता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में, डिटेल चर्चा करेंगे इसके सारे ऑप्शंस के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे संविधान में क्या बताएगा? दिस क्लियरली स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर। बताया गया हमारे संविधान में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं किसको? गवर्नर को। एंड दिस पावर इज गिवन बाय अंडर आर्टिकल 155। और गवर्नर का पावर का जो दिया जाता है, पावर जो दिया जाता है गवर्नर को, वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 155 में बताया गया है। कहाँ पे? 155 में बताया गया है कि गवर्नर का पावर जो है वो क्या है। ठीक है, आज कर लेना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ हम ऑप्शंस के ऊपर। अगर ऑप्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। आर्टिकल 153 से रिलेटेड क्या है? आर्टिकल 153 जो है वो क्या करता है? प्रोवाइड्स करता है दैट वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो 153 में बताया गया है, आर्टिकल 153 में, कि एक गवर्नर जो है ना, एक गवर्नर जो है वो एक या एक से अधिक राज्यों में जो है ना गवर्नर रह सकते हैं। एक या एक से अधिक राज्यों में जो है वो गवर्नर रह सकते हैं। जैसे कि अभी कौन सा स्टेट में है सो आप लोग बताओ। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताया गया है? इसके बारे में बताया गया है 153 आर्टिकल में। कितना? 153 में कि गवर्नर जो है वो एक से अधिक राज्यों के गवर्नर रह सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 154 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया गवर्नर के पावर के बारे में बताया गया। इसमें गवर्नर के पावर के बारे में डिस्कस किया गया है 154 में। ठीक है, और 155 में इसमें बताया गया कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे किया जाता है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में बताया गया 155 में। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन में बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 156 में, इसमें गवर्नर के टर्म के बारे में बताया गया है कि गवर्नर का टर्म जो है वो कितने साल का रहेगा। कितना साल का रहता है गवर्नर का टर्म? तो 5 साल का रहता है। कितना साल का? 5 साल का जो है वो रहता है गवर्नर का टर्म। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से देख लेना कि कौन इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग अच्छे से टैकल कर पाओगे गवर्नर से रिलेटेड। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना स्टेट का, जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस पे? स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है आप लोग बताओ। ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट का। लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस अगर आता है एग्जाम में तो हम उसको पूर्ण रूप से कवर कर लेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। ठीक है, तो हमारे संविधान में बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद
164 आर्टिकल 164 के सब क्लॉज 2 में बताया गया कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली किस ऑफ द स्टेट। कहाँ पे? स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में आगे। स्टेट मिनिस्टर जो है वो क्या होता है? स्टेट मिनिस्टर आर एंसरेबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट मिनिस्टर जो है ना वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, यानी विधानसभा को जो मिनिस्टर बनते हैं ना वो विधानसभा के लिए जो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसका? लोकसभा का, सेंट्रल लेवल पे। वैसे ही स्टेट मिनिस्टर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसका? विधानसभा का। इफ़ द असेंबली पासिस ए नो कॉन्फिडेंस मोशंस, अगर असेंबली यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन ना, तो जो काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो क्या होता है? रिजाइन करना पड़ता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है खुद ब खुद, वो क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि लोकसभा जो है वो डिजॉल्व हो जाता है इफ़ प्राइम मिनिस्टर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो क्या होता है? लोकसभा खुद ब खुद डिजॉल्व हो जाता है। उसी तरीके से अगर स्टेट में जो है वो सीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तो फिर वहाँ पे जो है वो क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस अगर अच्छे से समझ लेंगे तो हमको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या अंतर है सो हम देखते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में डिफरेंस हम देखते हैं ताकि हमको अच्छा से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इज द लोअर हाउस, इसको क्या बोला जाता है? लोअर हाउस बोला जाता है। ठीक है, लोअर हाउस। जैसे लोकसभा को क्या बोला जाता है? आप लोग बताओ, लोअर हाउस या अपर हाउस? आप लोग बताओ। ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के क्या बोला जाता है? लोअर हाउस बोला जाता है। एंड द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट, और यहाँ पे क्या होता है? लॉ मेकिंग का काम होता है। ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाई, ये डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है, डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है यहाँ। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी पहुँचते हैं ना वो डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा? पीपल्स के द्वारा। तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं रिप्रेजेंटिंग द हाउस ऑफ द स्टेट, और वो क्या करते हैं? इस हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसके बारे में कुछ मुख्य फीचर्स को देख लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जो है ना, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स को जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं। इसमें मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि उस हाउस में आते हैं, और इसका टेन्यूर जो होता है वो 5 साल का होता है। कितना साल का? 5 साल का टेन्यूर होता है। रियल पावर होता है, हाँ, तो ये रियल पावर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट्स को फॉर्म करने का ताकत रखते हैं। गवर्नमेंट्स को फॉर्म करने का ताकत कौन रखता है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली। एक कंट्रोल्स करते हैं जो गवर्नमेंट्स के प्रति जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आ जाए, इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो सीएम के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी होते हैं उसको सबको जो है वो रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड कौन होता है? तो हेड होता है वहाँ का स्पीकर। ठीक है, हमारे संविधान में बताया गया है यहाँ 170 से 175 आर्टिकल में जो है बताया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। वहाँ पे समझे हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में समझते हैं। विधान परिषद। तो द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? तो ये अपर हाउस होता है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होता है? ये अपर हाउस होता है। इट इज़ ए परमानेंट बॉडी। ये क्या होता है? परमानेंट बॉडी होता है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो परमानेंट बॉडी नहीं होता है, वो डिजॉल्व हो सकता है। दैट एक्ट्स एज ए रिव्यूइंग एंड एडवाइजरी चैम्बर। वो कैसा काम करता है? रिव्यूइंग और एडवाइजरी चैम्बर की तरह जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, इसके हम की फीचर्स को हम देख लेते हैं, जैसे कि हम उसको देखें ताकि
एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ना छूटे, तो इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपर हाउस भी बोला जाता है। मेंबर्स जो होते हैं यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड किए जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसका टेन्यूर जो है वो परमानेंट बॉडी होता है। क्या होता है? परमानेंट बॉडी होता है। अ, और डिजोल्यूशन जो है वो ये डिजॉल्व नहीं होता है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो डिजॉल्व नहीं होता है। रोल जो है वो एडवाइजरी एंड रिव्यूइंग का काम करता है, ठीक है। पावर जो है वो होता है लिमिटेड होता है इनके पास पावर, और इनका हेड जो होता है वो कौन होता है? चेयरमैन होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ कितना में आर्टिकल में बताया गया इसके बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में? तो 169 में और 171 में जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में जो है वो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना वो केवल और केवल 6 राज्यों में, कितने? केवल और केवल जो है 6 राज्यों में जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अच्छा, सब राज्य में क्यों नहीं है, हम इसके बारे में बताएंगे। अगर ऐसे सवाल आ रहा है तो इसके बारे में हम बताएंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले समझ लो कि केवल और केवल 6 राज्यों में जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे देश में है। सबसे पहले देख लो कि कौन कौन से राज्य में है। देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। 6 स्टेट में जो है क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसको बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है। 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक क्वेश्चन मतलब मुख्यतः पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं बायकैमरल स्टेट्स। ये बायकैमरल स्टेट्स का मतलब क्या होता है? जिस स्टेट में जो है ना वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हो ना, उसको हम कहते हैं बायकैमरल स्टेट्स, ठीक है। और जहाँ पे केवल और केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिकैमरल स्टेट्स। वैसा तो नहीं है कि जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला स्टेट केवल नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली केवल और केवल जो है ना यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना वो केवल और केवल 6 राज्यों में है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। हमारे संविधान में बताया गया है आर्टिकल 169 में कि स्टेट जो है ना, अगर कोई स्टेट जो है ना अगर क्रिएट करना चाहता है कि हमें भी जो है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बनाना चाहता है कोई स्टेट, तो उसके लिए हमारे संविधान के कितना बताया गया है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 169 में बताया गया। कहाँ पे? 169 में बताया गया है कि स्टेट जो है ना, स्टेट जो है वो क्रिएट कर सकता है। स्टेट कैन क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट जो है ना वो क्रिएट कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। कैसे कर सकता है सो देखते हैं हम, ठीक है। तो स्टेट जो है वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू स्पेशल मेजोरिटी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विधानसभा में। स्पेशल मेजोरिटी पास करना पड़ेगा कहाँ पे? विधानसभा में, ठीक है। अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट से, और कहाँ अप्रूवल लेना पड़ेगा? पार्लियामेंट से, ठीक है। तब जो है वो क्या बना सकता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपने स्टेट में बना सकता है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट इज। तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होता है स्टेट का? रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो कौन होता है स्टेट का? रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन पहले देखो, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव बोल रहा है। रियल एग्जीक्यूटिव, यहाँ ध्यान रखना, रियल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, नॉमिनल नहीं। नॉमिनल का बात करता तब गवर्नर होता। क्या होता? तब गवर्नर होता, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। हमारे संविधान में क्या इसके बारे में बताया गया सो देखते हैं। तो हमारे संविधान में बताया गया है कि आर्टिकल 154 में, कहाँ पे? 154 में कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज़ वेस्टेड ऑन द गवर्नर। एक क्या होता है? गवर्नर जो है वो हमारे स्टेट का जो है वो नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। उसके पावर के बारे में बताया गया है 154 में। आर्टिकल 154 में जो है गवर्नर के पावर के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है, कि वो जो है नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। और 163 में बताया गया है, 163 में, आर्टिकल 163 में गवर्नर एक्सरसाइजेस पावर ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें बताया गया कि गवर्नर जो है ना वो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है ना वो एड एंड एडवाइस जो है वो दे सकता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो 164 में बताया गया कि चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। चीफ मिनिस्टर क्या होता है? रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट का रियल एग्जीक्यूटिव होता है और नॉमिनल होता है गवर्नर। नॉमिनल गवर्नर होता है और स्टेट का, और जबकि रियल जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है। इसी तरह हमारे नेशंस में, हमारे राष्ट्र में जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? रियल जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जबकि नॉमिनल रूप से प्रेसिडेंट। ठीक है, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग गवर्नर प्लेजर बट एक्ट एज सीएम एडवाइस। ठीक है, तो गवर्नर जो है ना वो सीएम से एडवाइस भी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का कुछ इसके बारे में हम ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे। ठीक है, तो गवर्नर को लेकर के हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हो रहता है। गवर्नर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जीक्यूटिव हो रहता है और वो नॉमिनल पावर रखते हैं। ठीक है, और एक्ट करते हैं किस तरह से? एक्ट ऑन एड ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर्स। क्या करते हैं? वो एडवाइस दे सकते हैं सीएम को और मिनिस्टर्स को। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को लेकर के हम देखते हैं तो चीफ मिनिस्टर को लेकर के ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। हेड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कौन होते हैं? हेड होते हैं। रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, रन्स डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर, तो ये क्या करते हैं? मेक लॉज, लॉ बनाने का काम करते हैं। काइनोट एग्जीक्यूटिव लॉ डायरेक्टली, यहाँ पे लॉ जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाई कोर्ट को लेकर के। तो हाई कोर्ट को पावर होता है जुडिशरी का, इंटरप्रेट्स करते हैं जुडिशल चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, इनका कोई रिलेशन नहीं होता है एग्जीक्यूटिव से लेकर के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, चीफ मिनिस्टर जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? तो चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो गवर्नर के द्वारा, राज्य के गवर्नर के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो राज्य का गवर्नर का चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। हमारे संविधान में बताया गया द चीफ मिनिस्टर जो है इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 164 का ए। कहाँ पे? 164 के फर्स्ट आर्टिकल में बताया गया है कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को जो है वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, द सीएम जो है वो यूजुअली द लीडर ऑफ द पार्टी। सीएम क्या होते हैं? लीडर ऑफ द पार्टी होते हैं और कोलिजन विथ मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर। कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड, अदर मिनिस्टर को जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। अदर मिनिस्टर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसको चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से जो है वो अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर को लेकर के अगर क्वेश्चंस आ जाए तो इसके बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो कैसे होता है। चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकता है कि चीफ मिनिस्टर का जो है ना इलेक्शन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि पीपल जो है ना, पीपल ऑफ द स्टेट, पीपल जो है ना स्टेट के जो पीपल हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं किसको? एमएलए को। एमएलए को जो है वो इलेक्ट करते हैं ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। किसके थ्रू? तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है ना वो पीपल जो है वो एमएलए को इलेक्ट करते हैं और एमएलए जो है वो इलेक्ट करते हैं किसको? चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर को मेजॉरिटी ऑफ द एमएलए जिसके तरफ होते हैं ना, जिसको चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर बनाना है उसके तरफ अगर हो जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट्स स्टेप को। मेजॉरिटी पार्टी अगर एक पार्टी से हो, अगर एक पार्टी में ही मेजॉरिटी मेंबर्स अगर हो जाते हैं तो उसको कोलिजन
गवर्नमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि दूसरा पार्टी को जो है ना उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, दूसरा पार्टी जो है उसका सहयोग नहीं करेगा, ठीक है, अगर मेजोरिटी ऑफ द पार्टी एक ही पार्टी रहेगा तो। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ द पार्टी नहीं रहेगा तो उसे कॉलिजन करना पड़ता है, यानी दूसरे पार्टी के साथ जो है वो सहमति बनाना पड़ता है, दूसरा पार्टी मिल करके जो है वो सरकार बनाना पड़ता है, उसे हम कहते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट्स, ठीक है। द पार्टी और कॉलिजन विथ मेजोरिटी ऑफ MLA, पार्टी जो होता है, पार्टी विथ मेजोरिटी ऑफ MLA गेट्स राइट्स फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स, तो कॉलिजन के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट्स का निर्माण हो सकता है अगर पार्टी मेजोरिटी में ना हो तो, ठीक है। थर्ड स्टेप हम देखते हैं अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, गवर्नर जो है वो अपॉइंट्स करते हैं द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी कॉलिजन एज ए चीफ मिनिस्टर, तो जो भी पार्टी मेजोरिटी के रूप में आ जाएगा, जो भी पार्टी के मेंबर जो है वो मेजोरिटी के रूप में आ जाएगा ना, उसको एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है। अब हम फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप में बताया जा रहा है कि ऑथ ऑफ ऑफिस, सीएम जो है ना वो क्या करते हैं, सीएम जो है ओथ लेते हैं किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। सीएम को कौन ओथ दिलाता है, तो गवर्नर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सीएम जो है रिकमांड्स करते हैं मिनिस्टर्स को, गवर्नर अपॉइंट्स देन सीएम एडवाइस, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, थोड़ा सा बस इतना सा ही। इसमें बताया जा रहा है कि आर्टिकल 164 के फर्स्ट में बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है ना अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, ठीक है, कहाँ पे 164 के फर्स्ट में, ठीक है। आर्टिकल 164 के 2 में बताया जा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते कहाँ है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है वो सीजेज, यानी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है ना वो कब सीज किया जा सकता है, कब सीज किया जा सकता है। देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, ही लूजेज सपोर्ट ऑफ असेंबली, गवर्नर आस्क टू रिजाइन, सीएम कंप्लीट 5 years, असेंबली इज डिसॉल्व। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सीज यहाँ टर्म देखना, ठीक है, सीज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको सीज कब किया जा सकता है ना, चीफ मिनिस्टर को सीज जो है वो कब किया जा सकता है, जब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ही लूजेज सपोर्ट ऑफ असेंबली, जब वो असेंबली का सपोर्ट लूज कर देंगे तो क्या कर दिया सकता है, चीफ मिनिस्टर को सीज कर दिया जाएगा, और वैसे ही क्या होगा, वहाँ का स्टेट असेंबली जो है वो भंग हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही लूजेज सपोर्ट ऑफ असेंबली, ठीक है। हमारे संविधान में बताया गया कि आर्टिकल 164 के 2 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना इंक्लूडिंग सीएम इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ तक कि सीएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 के 2 में बताया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सीएम जो है मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी, सीएम को ये जरूरी होता है कि वो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स को जो है वो अपना पार्टी में ही बना के रखे, ठीक है। ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सीएम भी जो है वो सीएम को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ असेंबली पासिस नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सीएम क्या कर सकती है, रिजाइन करना पड़ेगा सीएम को, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का 6th क्वेश्चन है, मिनिमम एज फॉर ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है वो मिनिमम एज क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है वो मिनिमम एज क्या होता है। तो एमएलए का मिनिमम, यहाँ पे देखते हैं कि मिनिमम एज जो है वो कितना होता है, एमएलए का होता है 25, कितना होता है 25 साल। अगर आपका हो गया है तो आप एमएलए के लिए क्या हो सकते हैं, एलिजिबल है, आप एमएलए बन सकते हैं, ठीक है। आपको इलेक्शन लड़ना होगा। चलिए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे संविधान में बताया गया है 173 में, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल ए सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट अनलेस ही इज कंप्लीटेड अंडर 25 years एज। अगर कोई
कोई इंसान जो है वो लड़ना चाहता है एमएलए के लिए, एमएलए पद के लिए, तो उसका एज का रिक्वायरमेंट कितना होता है? 25 साल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में हम देख लेते हैं कि हमारे जो पार्टी हैं, जैसे प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना एज रिक्वायरमेंट होता है? तो इसके लिए 35 साल। कितना? 35 साल। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 साल, गवर्नर के लिए 35 साल, चीफ मिनिस्टर के लिए 25 साल, एमपी मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए तो इसके लिए 25 साल, एमपी मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए 25 साल, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 साल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल, और सरपंच बनने के लिए कितना? 21 साल। कितना? 21 साल। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इसको एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिजॉल्व बाय। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिजॉल्व होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिजॉल्व हो सकता है किस? लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है वो डिजॉल्व करने का ताकत किसके पास रहता है? लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व करने का ताकत जो रहता है वो किसके पास रहता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताओ? ऑप्शन नंबर ए गवर्नर, बी चीफ मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है गवर्नर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गवर्नर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के आर्टिकल कितना बताया गया है? 164 के 2 में बताया गया है कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर का, स्टेट का जो गवर्नर होता है डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, गवर्नर जो है ना वो लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर सकता है? डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो गवर्नर के पास पावर होता है। यूजुअली डन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो इसके लिए क्या होता है? उसको एडवाइस लेना पड़ता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर से जो है वो एडवाइस लेना पड़ता है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 164 के 2 में बताया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑर्डिनेंस बिल को लेकर के। ऑर्डिनेंस बिल जो है ना, ऑर्डिनेंस बिल इज इशूड बाय। ऑर्डिनेंस बिल जो है वो जारी किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ऑर्डिनेंस बिल जो है वो जारी किया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो ऑर्डिनेंस बिल को जारी किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस बिल क्या होता है बता दे, देखते हैं आगे अगर बता देते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस बिल को लेकर के हम बता देते हैं कि ऑर्डिनेंस बिल जो है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम पहले इसको देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, हम बता देंगे अच्छा से। आर्टिकल 127 प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अगर देखो यहाँ ध्यान से सुनना, अगर पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो, पार्लियामेंट का सेशन जो है वो अगर ना चल रहा हो और एसेंशियल मतलब ज़रूरी पड़ रहा हो, किसी चीज़ का लॉ में मतलब कानून बनाने की ज़रूरत पड़ रहा हो, मतलब जैसे किसी को गरीब वर्ग के लिए कुछ मतलब सरकार करना चाहती है, मतलब उसी समय तात्क्षणिक रूप से, तो पार्लियामेंट अगर ना चल रहा हो, पार्लियामेंट चलता है तो उसे पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है बिल को। ठीक है, अगर पार्लियामेंट ना चल रहा हो तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस बिल लाया जाता है। ऑर्डिनेंस बिल कहे तो वो प्रेसिडेंट खुद से उस बिल को बनाती है ना, खुद से उस बिल को तैयार करती है और उसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर देती है, मतलब उस समय के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट कर देती है। लेकिन उसे जो है ना यहाँ पे देखो मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट्स भी अप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो है अप्रूव करना पड़ेगा विद इन 6 वीक्स के अंदर जो है ना री असेंबली, यानी कि जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तब उसे जो है वो फिर से जो है ना उसे पास कराना पड़ेगा उसको पार्लियामेंट से। ठीक है, उस बिल को, इसी को कहते हैं हम ऑर्डिनेंस बिल। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ना वो इलेक्ट किया जाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन बात कर रहा है? स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा?
मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट किया जाता है, मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 93 में बताया गया इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा, है ना। और इसके टर्म जो बताया जाता है कि लोकसभा का जितना टर्म होता है ना उतना ही टर्म जो है वो स्पीकर का होगा। ठीक है, यानी 5 साल का। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है ये समझ लो। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताओ? आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 50% टोटल ऑफ मेंबर्स? नहीं, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा? बी नंबर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, यानी कि हाफ, जितना मेंबर प्रेजेंट रहेगा ना, जितना मेंबर प्रेजेंट रहेगा उससे ज़्यादा, उससे एक भी ज़्यादा हो गया ना तो उसे हम कहेंगे सिंपल मेजोरिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जितना मेंबर अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट रहेगा उससे अगर एक भी मेंबर ज़्यादा हो गया तो वो क्या कहेंगे? सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है बिल पास हो रहा है। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जितना मेंबर प्रेजेंट रहेगा उससे एक भी मेंबर ज़्यादा हो गया तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए, हम आपको सब चीज़ समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।